1974 आज़ादी को 2.5 दशक बीत चुके थे और आज़ाद भारत में पैदा हुई पहली पीढ़ी अब जवान हो रही थी और बेरोजगार भटक रही थी। इन नौजवान छात्रों का पहला गुस्सा तब फूटा जब गुजरात के अहमदाबाद में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने दिसंबर 1973 में मेस का बढ़ा हुआ बिल देने से मना कर दिया। देखते ही देखते छात्रों के इस प्रदर्शन ने नवनिर्माण आंदोलन का रूप ले लिया और अब आखिरकार गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को कुर्सी छोड़नी पड़ी। गुजरात के इस छात्र आंदोलन को स्नोबॉल इफेक्ट मिला, पूरे देश में छात्र आंदोलन शुरू हो गए। राजनीति छोड़ चुके जयप्रकाश नारायण फिर से आंदोलन में कूद पड़े। अब दूसरी आजादी और संपूर्ण क्रांति के नारे लगाए जाने लगे। इस बार आंदोलन का गढ़ बना बिहार के सीतामढ़ी में छात्र आंदोलन जोर पकड़ रहा था। सूबे में अब्दुल गफूर के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। सीतामढ़ी में छात्रों के आंदोलन के केंद्र में कोई छात्र नेता नहीं बल्कि गोयनका कॉलेज में गणित पढ़ाने वाला एक लेक्चरर था। लेक्चरर जो जनपद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सचिव भी हुआ करता था। पुलिस ने 1974 की एक सुबह लेक्चरर साहब के घर पर छापा मार दिया। बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ था। लेक्चरर ने कड़ा विरोध दर्ज किया, फिर भी उन्हें पुलिस के 4 सिपाही टांगकर गाड़ी में भरकर लेकर चले गए। 3 महीने बाद जब जेल से छूट कर आए तो मकान मालिक सीताराम सिंह ने घर खाली करने को कह दिया। अब ये लेक्चरर रेलवे लाइन के पास के अपने कमरे को छोड़कर कॉलेज के हॉस्टल आ गए। छात्रों के बीच उस समय कुछ किताबें, एक धोती कुर्ता और एक गमछे के अलावा संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेक्चरर का नाम था रघुवंश प्रसाद सिंह। कहते हैं कि उस दौर में रघुवंश प्रसाद सिंह की शाम कॉलेज के सामने बनी सहयोगी प्रेस के बाहर बैठक की जमातें बैठा करती थी। भूंजा फाँकते हुए उस दौर में रघुवंश प्रसाद सिंह के करीबी बताते हैं कि तनख्वाह इतनी भी नहीं थी कि घर पर खर्च भेजने के बाद दोनों समय कायदे से खाया जा सके। सहयोगी प्रेस के सामने फाँका गया भूंजा ही रात का खाना हुआ करता था। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि महज 4 साल के भीतर फक्चर लेक्चरर सूबे का मंत्री बन जाएगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, जिनसे रघुवंश प्रसाद ने सियासत का इमला सीखा। 1977 में आपातकाल हटा, नए सिरे से चुनाव हुए। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों चुनाव हार जाते हैं। बिहार की 54 में से 53 सीट जनता पार्टी के घटक भारतीय लोक दल के खाते में गई। सत्ता संभालते ही मोरारजी देसाई ने ऐसे 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जहां कांग्रेस की सरकारें थी। बिहार भी इन्हीं राज्यों में से एक था। सूबे में चल रही कांग्रेस की जगन्नाथ मिश्र की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। जून 1977 में नए सिरे से चुनाव होता है। अब सीतामढ़ी के लेक्चरर साहब यानी रघुवंश प्रसाद सिंह को भी टिकट मिलता है। सीतामढ़ी की बेलखंड सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के सामने कांग्रेस के उदय प्रताप सिंह रहते हैं। इसके अलावा 3 और उम्मीदवार ऐसे थे जो क्षत्रिय बिरादरी से थे। जातीय गणित के सीधा फायदा रामचंद्र राय को मिला जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। वे कांग्रेस के उदय प्रताप सिंह को पछाड़ने में कामयाब रहे, लेकिन जनता पार्टी के बैनर तले लामबंद हुआ पिछड़ा वोट बैंक उन पर भारी पड़ा। रघुवंश प्रसाद सिंह 6000 से ज्यादा वोटों से इस त्रिकोणीय मुकाबले को जीत लेते हैं। 1977 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की धमक साफ सुनाई दे रही थी। पार्टी को कुल 324 विधानसभाओं में से 214 सीटों पर फतह हासिल हुई। मुख्यमंत्री पद के लिए 2 लोगों का नाम सबसे आगे आ रहा था। पहले थे सत्येंद्र नारायण सिंह जनता पार्टी के कांग्रेस ओ धरे से आते थे। दूसरे थे कर्पूरी ठाकुर जो समाजवादी धरे से आते थे। जनता पार्टी के कुल 214 विधायकों में से 33 विधायक राजपूत बिरादरी से आते थे। सत्येंद्र नारायण सिंह भी इसी बिरादरी से थे। उनके मुकाबले कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी हजाम बिरादरी से आते थे। मुख्यमंत्री चुनने के लिए जब विधायकों की वोटिंग हुई तो 33 में से 17 राजपूत विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में वोट दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह भी ऐसे ही विधायकों में से एक थे। कर्पूरी ठाकुर को वोट करने की 2 वजह थी। पहली वजह का सिरा 1959 के साल में ले जाता है। रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय कक्षा 9 के विद्यार्थी हुआ करते थे। गणित का ट्यूशन पढ़ने के लिए रामकिशोर सिंह के पास जाया करते थे। रामकिशोर सिंह लोहिया के समाजवाद के कायल थे। दिमाग की खुराक पूरी करने के लिए तरह तरह की पत्रिकाएं मंगवाया करते थे। जन, चौखम्मा, राज, मैनकाइंड, दिनमान जैसी पत्रिकाएं उनकी पढ़ने की टेबल पर पड़ी रहती थी। रघुवंश प्रसाद सिंह ये पत्रिकाएं पढ़ते पढ़ते जवान हो रहे थे। मूंछों की रेख और समाजवाद की समझ एक साथ होगी।
पिछड़ा पाए 100 में 60 का नारा लगाते हुए दर्जनों बार कंठ बैठे हुए थे। जब मुख्यमंत्री का चुनाव आया तो स्वाभाविक पसंद कर्पूरी बने। दूसरी वजह थी कॉलेज की पढ़ाई। इसके लिए वो मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज आ गए। यहाँ समाजवादी छात्रों के गोल में शामिल हो गए। पीजी हॉस्टल नंबर 1 में रहा करते थे। कर्पूरी से करीबी उन्हें वोट करने की दूसरी वजह थी और शायद पहली बार विधायकी जीतने के बाद ही मंत्री बनने की भी। कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें ऊर्जा महकमे का मंत्री बना दिया। अब वो 2 हार और केंद्र की सियासत के बारे में बात करते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह 1977 में पहली मर्तबा विधायक बने। बेलसंड से उनकी जीत का सिलसिला 1985 तक चला। इसी बीच 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया। सूबे में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव कर्पूरी के खाली जूतों पर अपना दावा कर रहे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसी गांठे समय में लालू का साथ दिया। यहां से लालू और उनके बीच की करीबी शुरू हुई। 1990 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुए। रघुवंश प्रसाद सिंह के सामने खड़े थे कांग्रेस के दिग्विजय प्रताप सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह 2405 के करीबी मार्जिन से चुनाव हार गए। रघुवंश ने इस हार के लिए जनता दल के भीतर के ही कई नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। रघुवंश चुनाव हार गए लेकिन सूबे में जनता दल चुनाव जीतने में कामयाब रहा। लालू प्रसाद यादव नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लालू को 1988 में रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा दी गई मदद याद थी, लिहाजा उन्हें विधान परिषद में भेज दिया जाता है। 1995 में लालू मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। ऊर्जा और पुनर्वास का महकमा दिया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव के कहने पर रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ गए। सामने लड़ रहे थे समता पार्टी के वृषण पटेल। रघुवंश प्रताप सिंह 62,683 के मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह पटना से दिल्ली आ गए। केंद्र में जनता दल गठबंधन सत्ता में आई। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। रघुवंश बिहार कोटे से केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए। पशुपालन और डेयरी महकमे का स्वतंत्र प्रभार भी इन्हें मिला। अप्रैल 1997 में देवगौड़ा को एक नाटकीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। इंद्र कुमार गुजराल नए प्रधानमंत्री बनते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह को खाद्य और उपभोक्ता मंत्री में भेज दिया जाता है। वैसे तो रघुवंश प्रसाद 1996 में ही केंद्र की राजनीति में आ गए थे, लेकिन उन्हें असली पहचान 1999 से लेकर 2004 के बीच में मिली। इसकी वजह थी एक चुनावी हार। बिहार की राजनीति में एक मुहावरा प्रचलित है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। 1999 के लोकसभा चुनाव में यहां से 2 हैवीवेट गोप चुनाव लड़ रहे थे। पहले थे शरद यादव और दूसरे थे लालू प्रसाद यादव। बिहार की सबसे चर्चित सीट थी ये। मुकाबला गया शरद यादव के पक्ष में। लालू प्रसाद यादव को 30,320 वोट से हार का सामना करना पड़ता है। 1999 में जब लालू प्रसाद यादव हार गए तो रघुवंश प्रसाद सिंह को दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया गया। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। रघुवंश प्रसाद सिंह विपक्ष की बेंच पर बैठे थे। एक दिन संसद की कार्यवाही में जाते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह को सत्ता पक्ष के अरुण जेटली ने रोक लिया। अरुण जेटली ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कैसा चल रहा है वन मैन अपोजिशन? रघुवंश प्रसाद सिंह को समझ में नहीं आया। रघुवंश के मुंह पर अनभिज्ञता के भाव को देखते हुए अरुण जेटली ने उन्हें उस दिन का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार दिखाया। अखबार में 4 कॉलम में रघुवंश प्रसाद की प्रोफाइल छपी थी। इसका शीर्षक था वन मैन ऑपोजिशन। 1999 से 2004 के बीच रघुवंश प्रसाद संसद के सबसे सक्रिय सदस्यों में एक थे। उन्होंने एक दिन में कम से कम 4 और अधिकतम 9 मुद्दों पर अपनी पार्टी की राय रखी थी। यह एक किस्म का रिकॉर्ड था। संसद में गणित के इस प्रोफेसर के तार्किक भाषणों ने उन्हें नई पहचान दिलवाई। उस दौर में सत्ता पक्ष के सांसद यह कहते पाए जाते थे कि विपक्ष की नेता भले ही सोनिया गांधी हो, लेकिन सरकार को घेरने में रघुवंश प्रसाद सिंह सबसे आगे रहते हैं। 2004 का साल शाइनिंग इंडिया के नारे के औंधे मुंह गिरने का साल था। केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। विदेशी मूल के सवाल पर बवाल होने के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया, लेकिन सत्ता का असल केंद्र रही सोनिया गांधी ही। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी। इसमें देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। इस समिति को समानांतर कैबिनेट भी कहा जाने लगा। राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने अपनी पहली ही मीटिंग में रोजगार गारंटी कानून बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया।
कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई श्रम मंत्रालय को। श्रम मंत्रालय ने 6 महीने में ही अपने हाथ खड़े कर दिए। बाद में यह कानून बनाने का जिम्मा सौंपा गया ग्रामीण विकास मंत्रालय को। 2004 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी और यूपीए में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी भी राजद ही थी। इस लिहाज से उसके खाते में 2 कैबिनेट मंत्रालय आया है। पहला रेल मंत्रालय जिसका जिम्मा खुद लालू प्रसाद यादव के पास था, वही दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसका जिम्मा था रघुवंश प्रसाद सिंह के पास। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस कानून को बनवाने और पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय मंत्रिमंडल के कई सदस्य उनके खिलाफ खड़े थे। खास तौर पर पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी इसे सरकार पर बोझ बढ़ाने वाला कह रहे थे। ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह को इस कानून के लिए मंत्रिमंडल के भीतर ही लंबी जिरह करनी पड़ी थी। कानून पास होने के बाद भी यह टकरार चल रही थी। मंत्रिमंडल के उनके कई सहयोगी चाहते थे कि शुरुआत में इसे महज 50 पिछड़े जिलों में ही लागू किया जाए, लेकिन उस वक्त भी रघुवंश प्रसाद सिंह अड़े रहे। आखिरकार 1 साल के भीतर रघुवंश प्रसाद सिंह इसे आलमी जामा पहनाने में कामयाब रहते हैं और 2 फरवरी 2006 के रोज देश के 200 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी गई। 2008 तक यह भारत के सभी जिलों में लागू कर दी गई थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। उस समय राजनीति विश्लेषकों की माने तो उस जीत के पीछे 2 बड़ी वजहें थी। पहला किसानों की कर्ज माफी और दूसरा मनरेगा। लेकिन जिस योजना ने कांग्रेस के सत्ता में वापसी सुनिश्चित की, उसका श्रेय ना तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिला और न ही रघुवंश प्रसाद सिंह को। अब वो किस्सा जब रघुवंश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करने के प्रस्ताव को नकार दिया था। साल था 2009। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता पार्टी कांग्रेस गठबंधन से अलग हो गई। बिहार में दोनों पार्टी आमने सामने थी। कहते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस कदम का विरोध किया था, लेकिन उस समय लालू ने उनकी नहीं सुनी। इसका घाटा राजद को उठाना पड़ा और बिहार में राजद की सीट जो 22 थी वो 2009 के इलेक्शन में घटकर 4 हो गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया। सूत्र बताते हैं कि मनमोहन सिंह रघुवंश प्रसाद सिंह को फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय देना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर बिहार कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद के पास उस वक्त गए थे और कांग्रेस ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रघुवंश बाबू ने उस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया था। अब आते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव पे। रघुवंश प्रसाद सिंह को 2014 में लगातार 5 जीत के बाद हार का सामना करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली में त्रिकोणीय मुकाबले में घिर गए। 2009 में रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले विजय शुक्ला इस वक्त जेल में थे और उनकी पत्नी अनु शुक्ला बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वैशाली के मैदान में उतर गई थी। जेडीयू ने मल्ला समुदाय में आने वाले विजय साहनी को टिकट थमा दिया। वैशाली संसदीय क्षेत्र में मल्लाह परंपरागत तौर पर आरजेडी के वोटर माने जाते थे। विजय साहनी की एंट्री ने मुकाबले को नया मोड़ दे दिया था। पूरे मुकाबले में डार्क हॉर्स की तरह उभरे लोक जनशक्ति पार्टी के रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह। इस चुनाव में एलजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। मोदी लहर ने भी उनका भरपूर साथ दिया। रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह 99,267 वोट से यह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह को लगातार 5 जीत के बाद हार का सामना करना पड़ा। अब वही रामा सिंह के राजद में आने की खबर के बाद रघुवंश प्रसाद, जो कि राजद के दिग्गज नेताओं में एक माने जाते थे, वे एक साधारण से पत्र श्री लालू प्रसाद यादव को लिखते हैं और आरजेडी से अपना नाता तोड़ लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। कमेंट बॉक्स में बिहार की राजनीति के बारे में जो भी आप बोलना चाहे रख सकते हैं वहाँ पे। साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। एवं इस किस्सा सीरीज का अगला एपिसोड किस विषय पर हो, किस नेता के बारे में हो, इसका भी सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।